दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि पीएम रिडल कौन है और पीएम रिडल की डायरी मायूस मीना के बाथरूम में कैसे आया? तो जानने के लिए पूरा वीडियो देखें। फ्रेंड्स, कागज हैरी पॉटर अब सबके लिए हैरी पॉटर की पूरी सीरीज हिंदी में लेके आया है। तो हैरी पॉटर हिंदी में सुनने के लिए चैनल के साथ बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स के चैप्टर 13 द वेरी सीक्रेट डायरीज। हरमाइनी कई हफ्तों तक अस्पताल में रही। जब स्कूल के बाकी बच्चे क्रिसमस की छुट्टियों के बाद वापस आए तो उसके गायब होने के बारे में बहुत अफवाहें फैली, क्योंकि जाहिर था ये सिर्फ ये सही सोच रहे थे कि उस पर भी हमला हुआ है। उसे एक झलक देखने के लिए इतने सारे विद्यार्थी बहाने बनाकर अस्पताल में ताक झाक करने लगे कि मैडम पंफ्री को अपने पर्दे दोबारा निकालकर हरमाइनी के बिस्तर के चारों तरफ लगाना पड़े, ताकि बाल भरे चेहरे में देखे जाने पर उसे शर्म न आए। हैरी और रॉन रोज शाम को उसे मिलने आते थे। जब नया सत्र शुरू हुआ तो वे उसे उस दिन का होमवर्क भी बनाने लगे। रॉन ने एक शाम किताबों के ढेर को हरमाइनी के बिस्तर के पास टेबल पर रखते हुए कहा, अगर मेरे चेहरे पर इस तरह का बाल उग जाते तो मैं पढ़ाई की छुट्टी कर देता। मूर्खों की जैसी बात मत करो रॉन, मुझे सबकी बराबरी करना है, हरमाइनी ने तेजी से कहा। अब वो काफी खुश रहने लगी, क्योंकि उसके चेहरे के सारे बाल गायब हो गए थे और उसकी आंखें धीरे धीरे फिर से पूरी होने लगी। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई नया सुराग मिला होगा, उसने फुसफुसाते हुए पूछा, ताकि मैडम पंफ्री उसकी बात ना सुन पाए। हैरी ने उदास होकर जवाब दिया, नहीं मिला। रॉन ने शायद सीधी बार यही बात कही, मुझे तो पूरा यकीन था कि मैल्फॉय ही दोषी था। तभी हैरी को हरमाइनी के तकिए के नीचे एक सुनहरी चीज दिखाई दी और उसने उसकी तरफ इशारा करते हुए पूछा, वो क्या है? कुछ नहीं, बस जल्दी स्वस्थ होने की शुभकामना का कार्ड है, हरमाइनी ने तुरंत कहा और जल्दी से कार्ड छुपाने की कोशिश करने लगी। परंतु रॉन ने उससे भी ज्यादा फुर्ती दिखाई। उसने कार्ड बाहर निकाला, खोला और जोर से पढ़ने लगा। मिस ग्रेंजर को जल्दी ठीक होने की शुभकामनाएं के साथ, तुम्हारा चिंतातुर शिक्षक प्रोफेसर गेल्डार लॉकहार्ट, मर्लिन संस्था पास, थर्ड क्लास ग्रुप शक्ति सुरक्षा समिति का सम्मानित सदस्य और चूरन साप्ताहिक के सर्वप्रिय मुस्कान पुरस्कार का 5 बार विजेता। रॉन ने हरमाइनी की तरफ कड़ा डालती नजरों से देखा। तुम इसे अपने तकिए के नीचे रखकर सोती हो? परंतु हरमाइनी जवाब देने से बच गई, क्योंकि उसी समय मैडम पंफ्री उसकी शाम की दवा की खुराक लेकर वहां आ गई। जब वे अस्पताल से बाहर निकलकर बरुद्वार टावर की सीढ़ियों की ओर बढ़े तो रॉन ने हैरी से पूछा, क्या तुमने लॉकहार्ट से ज्यादा झांझेवाल व्यक्ति देखा है? स्नेप ने उन्हें उतना सारा होमवर्क दे दिया था कि हैरी सोचने लगा कि जब तक ये पूरा होगा तब तक वो 6th ईयर से पहुंच जाएगा। रॉन ये अफसोस कर रहा था कि वो हरमाइनी से ये नहीं पूछ पाया कि बाल बढ़ाने वाले कारे में चूहे की कितनी पूंछ डालना चाहिए। तभी उन्हें ऊपर की मंजिल पर किसी के गुस्से से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। हैरी बुदबुदाया, फ्रीड चिल्ला रहा है। फिर वे सीढ़ियों पर तेजी से चढ़े और छुपकर सुनने की कोशिश करने लगे। रॉन ने तनाव भरे स्वर से पूछा, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी और पर हमला हुआ हो? वे बिल्कुल चुपचाप खड़े रहे। उनके कान उस तरफ थे जहां से फ्रिज की आवाज आ रही थी। फ्रिज बहुत गुस्से में चीख रहा था, मेरा काम और बढ़ा दिया, पूरी रात सफाई करते रहो, जैसे मेरे पास पहले से ही पर्याप्त काम ना हो। नहीं, अब मेरे सब्र का बांध टूट चुका है, अब मैं डंबलडोर के पास जा रहा हूँ। उन्होंने बोर्ड पर झाँक कर देखा। वे समझ गए कि फ्रिज हमेशा की तरह आज भी अपनी पहरेदारी की जगह पर तैनात था। वे एक बार फिर उसी जगह पहुंच गए थे जहां मिसेस नॉरिस का हमला हुआ था। उन्होंने एक ही नजर में देख लिया कि फ्रिज क्यों भड़क रहा था। लगभग आधे गलियारे में ढेर सारा पानी फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे मायूस मीना के बाथरूम के
दरवाजे के नीचे से अब भी पानी बाहर निकल रहा था। अब फ्लिच ने चीखना बंद कर दिया था, इसलिए उन्हें बाथरूम की दीवारों से मीना की चीखे की गूंज सुनाई दी। अब उसे क्या हुआ? रॉन ने पूछा। चलो चलकर देखते हैं, हैरी ने जवाब दिया। फिर उन्होंने अपने कुशाले अपने ढक्कनों के ऊपर तक उठाए और फैले हुए पानी में पैर रखते हुए उस दरवाजे तक पहुंचे जिस पर खराब का बोर्ड लगा था। उस बोर्ड को हमेशा की तरह आज भी नजरअंदाज करते हुए अंदर घुस गए। मायूस मीना रो रही थी, उसकी आवाज हमेशा से ज्यादा तेज और कर्कश थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने पसंदीदा टॉयलेट में छुपी थी। बाथरूम में अंधेरा था क्योंकि मोमबत्तियां पानी के तेज बहाव से बुझ गई थी। दीवारें और फर्श भी ढीले थे। हैरी ने पूछा, क्या हुआ मीना? मीना ने दुखी अंदाज से सुबकते हुए कहा, कौन है? मुझ पर कुछ और फेंकने आए हो? हैरी उसके टॉयलेट की तरफ जाते हुए बोला, मैं तुम पर कुछ क्यों फेंकूंगा? मुझसे मत पूछो। ये चिल्लाते हुए मीना पानी की एक और लहर के साथ प्रकट हुई। इस वजह से पहले से गीले फर्श पर अब और ज्यादा पानी दिखने लगा। मैं यहाँ चुपचाप बैठी थी, अपने काम से काम रख रही थी, परंतु किसी को लगा कि मुझ पर किताब फेंकने में उसे ज्यादा मजा आएगा। परंतु अगर तुम पर कोई चीज फेंकी आ जाए तो उससे तुम्हें चोट तो नहीं लग सकती। हैरी ने दर्द देते हुए समझाया, मेरा मतलब है वो बीच तो तुम्हारे आर पार निकल जाएगी, है ना? उसने गलत बात बोल दी थी। मीना ने अपने आप को बुलाया और चीखी, चलो हम सब मीना पर किताबें फेंकते हैं क्योंकि उसे चोट नहीं लग सकती। अगर तुमने उसके पेट के आर पार फेंकी तो 10 पॉइंट, अगर ये उसके सिर पर फेंकी जाए तो 50 पॉइंट। कितना बढ़िया है, हाँ हाँ हाँ, कितना मजेदार खेल है ना? परंतु मुझे ऐसा नहीं लगता। हैरी ने पूछा, लेकिन ये तो बताओ तुम पर किताब किसने फेंकी? मीना ने उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, मैं नहीं जानती। मैं तो टॉयलेट के यू बेन में बैठी थी और मौत के बारे में सोच रही थी। तभी वो किताब सीधे मेरे सिर पर आकर गिरी। वो अब भी वही पड़ी थी, हालांकि अब वो पानी से भीग चुकी है। हैरी और रॉन ने सीन के नीचे उस तरफ देखा जिधर मीना इशारा कर रही थी। वहां पर एक छोटी और पतली किताब पड़ी थी। उस पर गंदा सा काला कवर था और वही भी बाथरूम की हर चीज की तरह ही गीली थी। हैरी किताब उठाने के लिए आगे बढ़ा, परंतु रॉन ने अचानक अपना हाथ बढ़ाकर उसे रोक दिया। हैरी ने पूछा, क्या हुआ? रॉन बोला, पागल हो गया हो? ये खतरनाक हो सकती है। हैरी ने हंसते हुए कहा, खतरनाक? क्या बात करते हुए? ये खतरनाक कैसे हो सकती है? रॉन ने किताब की तरफ भयभीत निगाहों से देखते हुए कहा, तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी कि मंत्रालय ने कुछ खतरनाक किताबें जल की है। डैडी ने मुझे बताया, एक ऐसी थी जो आंखें जला देती है और जो व्यक्ति जादूगर के छंद गीत नामक किताब पढ़ता था वो जिंदगी भर छंद में ही बोलता था। और बात नाम के शहर की एक बुरी जादूगरनी के पास एक ऐसी किताब थी जिसे आप पढ़ना कभी बंद नहीं कर सकते थे। आपको इसमें अपनी नाक बराबर पढ़ते हुए चारों तरफ घूमना पड़ता था और बाकी सारे काम एक साथ से करने पड़ते थे। और ठीक है, मैं समझ गया, हैरी ने कहा। सामान्य और गीली दिख रही छोटी सी किताब फर्श पर पड़ी गई। देखो, जब तक हम इसे देखेंगे नहीं तब तक हमें ये कैसे पता चलेगा कि इसमें क्या है? ये बोलते हुए हैरी रॉन के हाथ के नीचे छुपकर निकाला और उसने फर्श पर से किताब उठा ली। हैरी ने एक नजर में ही देख लिया कि ये एक डायरी थी। कवर पर लिखे धुंधले वर्ष को पढ़ने से उसे पता चला कि ये 50 साल पुरानी थी। उसने उसे उत्सुकता से खोला। पहले पेज पर धुंधली स्याही से लिखा था, टीएम रिडल। जरा ठहरो, रॉन ने कहा। वो सावधानी से आगे बढ़ा और उसने हैरी के कंधों के ऊपर से झाँक कर डायरी देखी। मैं इस नाम के बारे में जानता हूँ, टीएम रिडल। वो 50 साल पहले स्कूल की विशेष सेवाओं के लिए पुरस्कार मिला था। हैरी ने हैरान होते हुए पूछा, ये बात तुम्हें कैसे मालूम है? क्योंकि सजा के दौरान फ्लीच ने मुझसे रिडल की शील्ड तकरीबन 50 बार चमकाई। रॉन ने गुस्से से कहा, उसे
मुश्किल पर मैंने खोगे गिराए थे। अगर तुम्हें किसी के नाम पर से 1 घंटे तक गंदगी साफ करना पड़े तो तुम्हें भी वो नाम याद रहेगा। हैरी ने डायरी के गीले पन्नों को खोला। वे पूरी तरह कोरे थे। उनमें से किसी पर कुछ भी नहीं लिखा था, यहाँ तक कि नेवल आंटी का जन्मदिन या दांतों के डॉक्टर के पास 3:30 बजे जैसी याद दिलाने वाली बातें भी नहीं थी। हैरी ने निराश होकर कहा, उसने इसमें कुछ नहीं लिखा। रॉन ने उत्सुकता से पूछा, मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ कि कोई इसे फेंकना क्यों चाहता था। हैरी ने डायरी के पीछे कबर को देखा। वहाँ पर वॉक्सवेल रोड लॉन्डन की एक दुकान का नाम छपा था। वो जरूर मगलू परिवार का रहा होगा, हैरी ने सोचते हुए कहा। तभी उसने ये डायरी वॉक्सवेल रोड से खरीदी थी। रॉन बोला, खैर ये डायरी तुम्हारे किसी काम की नहीं है। फिर उसने अपनी आवाज नीचे करते हुए कहा, अगर तुम इसे मीना की नाक के पार फेंक सको तो 50 पॉइंट। बहरहाल हैरी ने डायरी अपनी जेब में रखा। फरवरी के शुरुआती दिनों में हरमायनी अस्पताल से बाहर आई। उसकी मुंह और पूंछ दोनों ही गायब हो चुकी थी और उसके चेहरे के बालों से भी मुक्ति मिल गई थी। जिस शाम हरमायनी गरुड़वा टावर में वापस लौटी, हैरी ने उसे टीएम रिडल की डायरी दिखाई और उसके मिलने की पूरी कहानी सुनाई। हरमायनी ने उत्साहित होकर हैरी से डायरी ली और उसे गौर से देखने लगी। ओह, इसमें छुपी शक्तियां हो सकती है। अगर इसमें शक्तियां है तो ये उन्हें बहुत अच्छी तरह से छुपा रही है, रॉन बोला। शायद ये बहुत शर्मीली होगी। हैरी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम इसे फेंक क्यों नहीं देते। हैरी ने जवाब दिया, काश मुझे ये पता चल जाता कि किसी ने इसे फेंकने की कोशिश क्यों की। मुझे ये जानना भी बुरा नहीं लगता कि रिडल को हॉगवर्ट्स की किस विशेष सेवा के लिए पुरस्कार मिला था। रॉन बोला, कुछ भी हो सकता है। शायद उसे 300 WL मिले हो, या उसने किसी टीचर को दैत्याकार समुद्र फेनी से बचाया हो, या शायद उसने मीना की हत्या की हो जिससे हर व्यक्ति को राहत मिली हो। परंतु हरमायनी के चेहरे के पार आए दिलचस्पी के भाव देखकर हैरी समझ गया कि वो भी वही सोच रही थी जो वो सोच रहा था। रॉन ने पहले हैरी और फिर हरमायनी की तरफ देखते हुए पूछा, तुम लोग क्या सोच रहे हो? हैरी ने कहा, देखो, रहस्यमय तहखाना 50 साल पहले खुला था, है ना? मैल्फॉय ने यही बताया था। हाँ, रॉन ने धीमे से बोला, और ये डायरी भी 50 साल पुरानी है। हरमायनी ने रोमांचित होकर डायरी को ठोकते हुए कहा, तो अरे रॉन, नींद से जागो। हरमायनी ने पलट कर कहा, हम ये बात जानते हैं कि जिसने पिछली बार तहखाना खोला था उसे 50 साल पहले स्कूल से निकाल दिया गया था। हम ये बात भी जानते हैं कि टीएम रिडल को स्कूल की विशेष सेवाओं के लिए 50 साल पहले पुरस्कार मिला था। क्या ये नहीं हो सकता कि नाग शक्ति के वारिस को पकड़ने के लिए ही रिडल को पुरस्कार दिया गया हो? उसकी डायरी शायद हमें ये बात बता देगी। तहखाना कहाँ है, उसे कैसे खुला जाता है और उसमें किस तरह का भयानक जानवर रहता है। इस बार जो हमले कर रहा हो वो यही नहीं चाहेगा कि ये डायरी आसपास पड़ी रहे, है ना? रॉन बोला, बहुत बढ़िया कल्पना है हरमायनी, बस इसमें एक छोटी सी गड़बड़ है। इस डायरी में कुछ लिखा नहीं है। परंतु हरमायनी अपने बैग से अपनी छड़ी निकाल रही थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, हो सकता है इसमें अदृश्य स्वाई से कुछ लिखा हो। उसने छड़ी से डायरी को 3 बार ठोका और कहा, प्रकट भव। कुछ नहीं हुआ। इस बात से जरा भी विचलित हुए बिना हरमायनी ने बैग में दोबारा हाथ डाला और एक चीज बाहर निकाली जो मिटाने वाले चमकते लाल स्वर्ग की तरह दिख रही थी। वो बोली, ये छुपी हुई चीजों को प्रकट कर देता है। मुझे ये छुमंदर गली में मिला था। उसने 1 जनवरी पर कसकर रगड़ा, परंतु कुछ नहीं हुआ। रॉन बोला, मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ, जब उसमें कुछ ही है ही नहीं तो तुम्हें मिलेगा कैसे? देखो, हुआ ये होगा कि रिडल को क्रिसमस पर तोहफे में एक डायरी मिली होगी जिसमें उसने लिखने का कष्ट नहीं किया होगा। हैरी खुद को भी ये नहीं समझ पा रहा था कि उसने रिडल की डायरी फेंक क्यों ली।
हालांकि वो जानता था कि डायरी कोरी थी, पर वो उसे अनजाने में उठाकर इसके पन्ने पलटता रहा, जैसे ये कोई ऐसी कहानी हो जिसे वो पूरा करना चाहता था। हालांकि हेरी को विश्वास था कि उसने टीएम रिडल का नाम पहले कभी नहीं सुना था, परंतु ना जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था जैसे रिडल उसके बचपन का मित्र हो जिसे वो भूल गया था। परंतु ये सोचना भी मूर्खतापूर्ण था, क्योंकि हॉगवर्ट्स आने से पहले डेडली ने इस बात का पक्का इंतजाम कर रखा था कि उसका कोई दोस्त ना बन पाए। बहरहाल हेरी ने संकल्प कर लिया था कि वो रीडर के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठी करेगा। इसलिए अगले दिन क्लासों के बीच के खाली समय में वो रीडर को मिले विशेष पुरस्कार को देखने के लिए ट्रॉफी रूम की तरफ चल दिया। उसके साथ उत्सुक हरमाइनी और हताश रॉन भी थे। रॉन ये कहता जा रहा था कि उसने ट्रॉफी रूम को इतना देख लिया था कि वो जिंदगी भर उसका मुंह नहीं देखना चाहता। रीडर की चमकती सुनहरी शील्ड एक कोने वाले अलमारी में रखी। इसमें एक जानकारी नहीं थी कि रीडर को ये शील्ड क्यों दी गई थी, और ये बहुत अच्छा रहा। अगर ये ज्यादा बड़ी होती तो मैं इसे अब भी चमका रहा होता, रॉन बोला। बहरहाल उन्हें रीडर का नाम जादूगरी के मेरिट लिस्ट के पुराने मेडल पर मिला और पूर्व हेड बॉयज की सूची में भी। ऐसा लगता था जैसे वो पर्सी जैसा था। रॉन अपनी नाक को नफरत से सिकोड़ते हुए बोला, प्रीफेक्ट, हेड बॉय, शायद हर विषय में अव्वल। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे ये कोई बुरी बात हो, मानी ने थोड़ी आहत स्वर से कहा। हॉगवर्ट्स में सूरज दोबारा धीमे धीमे चमकने लगा था। महल के भीतर का माहौल अब अधिक आशा भरा हो चला था। जस्टिन और लगभग सिर कटे नीक पर हुए हमलों के बाद से किसी पर हमला नहीं हुआ था, और मैडम प्रॉम्फ्री ने खुशी खुशी बताया था कि मंत्र कवच आप तुनकमयज और गोपनीय हो रहे हैं, जिसका मतलब ये था कि वे तेजी से अपना बचपन छोड़ रहे थे। एक दोपहर हेरी ने सुना कि मैडम प्रॉम्फ्री फ्रिज को नरमी भरे अंदाज में बता रही थी, जैसे ही मंत्र कवचों के वहां से दूर हो जाएंगे हम उन्हें दूसरे गमलों में काट देंगे, और उसके बाद जल्दी ही हम उन्हें काट कर उनका काढ़ा बना लेंगे। तुम्हें मिसेस नारिश बहुत जल्दी वापस मिल जाएगी। हेरी ने सोचा, शायद नाग शक्ति के वारिस की हिम्मत जवाब देगी। रहस्यमय तहखाना खोलना दिनों दिन अधिक खतरनाक होता जा रहा था, क्योंकि स्कूल में सब सतर्क और सावधान थे। शायद भयानक जानवर, चाहे वो जो भी हो, एक बार फिर से 50 साल के लिए नींद में सो गया। मेहनत कश हाउस का अर्नी मैकमिलन इस आशावादी विचार को मानने के लिए तैयार नहीं था। उसे अब भी विश्वास था कि हेरी ही दोषी था, और उसने युद्ध कला प्रशिक्षण के दौरान असावधानीतावश खुद का भड्डा फोड़ दिया था। ब्लीच भी माहौल को नहीं सुधार रहा था। वो भीड़ भरे गलियारों में अचानक टपक पड़ता था और अरे पॉटर, तुम तो हो गड़बड़ पॉटर गाने लगता था। आजकल तो वो इसके साथ साथ नाचने भी लगा था। ये लॉर्ड लॉकहार्ट ये सोच रहे थे कि हमले उन्हीं की वजह से रुक गए। जब गुरुद्वार हाउस के विद्यार्थी एक दिन रूप परिवर्तन की क्लास में जाने के लिए लाइन बना रहे थे, तब हेरी ने सुना कि लॉकहार्ट प्रोफेसर मैकगोनागल से बातें करते हुए आ रहे थे। प्रोफेसर लॉकहार्ट ने अपनी नाक थपथपाते हुए और आंख मारते हुए कहा, मिनर्वा, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई समस्या होगी। मैं सोचता हूँ कि इस बार तहखाना हमेशा के लिए बंद हो चुका है। अपराधी को पता चल गया होगा कि उसने हमले बंद नहीं किए, तो मैं जल्दी ही उसे पकड़ लूंगा। इसलिए उसने मेरी सख्ती का सामना करने से पहले ही हमले बंद कर दिए थे। भलाई समझी। आप जानते हैं, आप स्कूल में सबका मनोबल बनाने और पिछले सत्र की यादों को बुलाने की जरूरत है। मैं इस समय को चौड़ नहीं करूंगा, परंतु मुझे लगता है मैं जानता हूँ कि ऐसा किस चीज से होगा। उन्होंने अपनी नाक दोबारा थपथपाई और वहां से चले गए। लॉकहार्ट का स्कूल का मनोबल बनाने वाला विचार 14 फरवरी की सुबह नाश्ते के समय सबके सामने आया। हेरी उस रात ठीक से नहीं सो पाया था, क्योंकि पिछली रात उनकी क्विडिच प्रैक्टिस देर तक चली थी।
इसलिए सुबह वो थोड़ी देर से नीचे उतरकर बुरे हाल में आया। एक पल के लिए तो उसे लगा जैसे वो गलत दरवाजे से घुस गया था। चारों तरफ की दीवारें बड़े बड़े चटक गुलाबी फूलों से ढकी थी। इससे भी बुरी बात ये थी कि हल्की नीली छत से दिल के आकार के छोटे छोटे रंगीन कागज गिर रहे थे। हैरी गुरुद्वार की टेबल के पास पहुंचा, जहां रॉन बीमारों सी शक्ल बनाकर बैठा था और हरमाइनी जबरन ही कर रही थी। क्या हो रहा है? हैरी ने बैठते हुए और अपने नाश्ते पर गिरे रंगीन कागजों को दूर हटाते हुए पूछा। रॉन ने टीचर्स की टेबल की तरफ इशारा किया। वो इतना अधिक विचलित था कि उसे बोला भी नहीं जा रहा था। फूलों के रंग की तरह की चटक गुलाबी कपड़े पहने लॉकवर्ड विद्यार्थियों को शांत करने के लिए हाथ लहरा रहे थे। उनके दोनों तरफ बैठे टीचर्स के चेहरे भावहीन थे। जहाँ हैरी बैठा था वहां से उसे प्रोफेसर मैकगोनागल के गाल की एक मांसपेशी फड़कती दिख रही थी। स्नेप की सूरत से ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें अस्थिवर्धक का एक बड़ा गिलास अभी अभी पिलाया हो। लॉकवर्ड चीखे, हैप्पी वैलेंटाइंस डे, और मैं उन 46 लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो मुझे अब तक वैलेंटाइन कार्ड भेज चुके हैं। हाँ, मैंने आप सबको ये छोटा सा आश्चर्यजनक तोहफा देने की गुस्ताखी की है और ये यहीं पर खत्म नहीं होता। लॉकवर्ड ने ताली बजाई और प्रवेश हॉल के दरवाजे से एक दर्जन बदमिजाज दिखने वाले बोने अंदर आए। बहरहाल वे सामान्य बोने नहीं थे। लॉकवर्ड ने उन सबको सुनहरे पंख और वाद्य यंत्र दे रहे थे। ये है कार्ड ले जाने वाले दोस्ताना कामदेव, लॉकवर्ड ने धमकते हुए कहा। ये लोग आज स्कूल में आपको वैलेंटाइन संदेश बांटेंगे। आनंद और मौज मस्ती यहीं पर खत्म नहीं होती। मुझे विश्वास है कि इस अवसर पर मेरे सहयोगी भी जोश खरोश के साथ इसमें शामिल होंगी। और प्रोफेसर स्नेप से ये क्यों नहीं पूछते कि प्रेम का काढ़ा कैसे बनाया जाता है। और जब बात उठी है तो मैं आपको बता दूं कि मैं आज तक जितने जादूगरों से मिला हूँ, प्रोफेसर फ्लिटविक मोहपाश के सम्मोहन मंत्र के बारे में उन सबसे ज्यादा जानते हैं। ये बड़े छुपे रुस्तम हैं। प्रोफेसर फ्लिटविक ने शर्म के मारे चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया। स्नेप के चेहरे पर तो ऐसे स्पष्ट भाव थे कि जो पहला विद्यार्थी उनसे प्रेम का काढ़ा बनाने की विधि पूछेगा उसे वे जबरदस्ती जहर पिला देंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में और हम जानेंगे कि वैलेंटाइन पार्टी में क्या क्या हुआ और प्रोफेसर रिडल की डायरी में और क्या लिखा था। तो जानने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कहानी अच्छा लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। Thank you for watching Daga's Harry Potter.